काव्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि काव्य कहते किसे, काव्य की परिभाषा क्या है। तो इसे हम ऐसे देखेंगे, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात जो रस से भरा हुआ है वह ही काव्य है। रमणीयार्थ वाक्यम काव्यम, यानी जो आनंद से सुंदरता से भरा हुआ है वह वाक्य काव्य कहलाता है। तो आपको जिस, या हम इसको सरल भाषा में कहें तो वह वाक्य जो रस से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, उसे हम काव्य कहते हैं। अब बात आती है काव्य के भेद कितने हैं। तो काव्य के भेद का चार्ट मैंने आप सबके सामने बनाया हुआ है। काव्य के भेद, काव्य के दो भेद होते हैं बेटा। नंबर 1 श्रव्य काव्य और नंबर 2 दृश्य काव्य। अब श्रव्य काव्य की अगर बात करें तो श्रव्य काव्य होता क्या है? जो हमें सुनाई दे उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। जैसे कि कहानी, कविता जिसको हम सुन रहे हैं वो श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। दृश्य काव्य जो हमें दिखाई दे, जैसे नाटक है, एकांकी है, तो हम देखते हैं, वो दृश्य काव्य की श्रेणी में आते हैं। अगर अब हम बात करें कि श्रव्य काव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो श्रव्य काव्य 2 प्रकार के होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब प्रबंध काव्य क्या होता है? प्रबंध काव्य वह काव्य होते हैं जिसमें श्रृंखलाबद्ध कथाओं का आयोजन किया जाता है, यानी एक के बाद एक क्रमशः श्रृंखलाबद्ध। इसको अगर आपको समझाने के उद्देश्य कह दूं, जो नियमों से बंधी हुई क्रमबद्ध रचना है उसको प्रबंध काव्य कहते हैं। अब बात करें मुक्तक काव्य, जो नियमों से मुक्त है, अर्थात उसमें आगे पीछे का कोई अंतर नहीं पड़ता है, या जिसमें श्रृंखलाबद्ध कथाएं नहीं होती हैं, वो मुक्तक काव्य की श्रेणी में आते हैं। अब हम अगर बेटा बात करें कि प्रबंध काव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। अब महाकाव्य क्या होता है? महाकाव्य उस काव्य को कहते हैं जिसमें किसी महान नायक के जीवन की संपूर्ण घटनाओं को श्रृंखलाबद्ध तरीके से विस्तार से वर्णित किया जाता है, वो महाकाव्य कहलाते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं एक महाकाव्य का नाम? तो और कोई बोलेगा? रामचरितमानस, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, कौन सी है? साकिर, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, ये सब काय के अंतर्गत आते हैं महाकाव्य। आपको समझ में आया महाकाव्य क्या होता है? जिसमें किसी महान नायक के जीवन की संपूर्ण घटनाओं का चित्रण किया जाए, वो महाकाव्य कहलाता है। अब खंड काव्य क्या है? जिसमें किसी एक विशेष घटना का वर्णन किया, उसमें जीवन की संपूर्ण घटनाएं थी, या जीवन की एक किसी महान घटना का, एक आदर्श घटना का, एक प्रभाव उत्पादक घटना का जब हम चित्रण करते हैं तो उसे हम खंड काव्य कहते हैं। या थोड़ा सा हम ये भी जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर क्या है। तो बता सकते हैं महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर क्या है? एक दो अंतर आप ही बताएं। खड़े हो बोलिए। और कोई बोलेगा? कोई बताएगा? इसमें अनेक रसों का प्रयोग होता है, इसमें एक रस का प्रयोग होता है खंड काव्य में। महाकाव्य में अनेक रसों का प्रयोग होता है, खंड काव्य में देखें, अब आपने इसके बाद में हमने अभी प्रबंध काव्य और उसके भेदों को देखा। अब यहाँ हम मुक्तक काव्य की बात करेंगे। तो मुक्तक काव्य भी 2 प्रकार के होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक।
अब पाठ मुक्तक किसे कहा जाता है? पाठ मुक्तक उसे कहा जाता है जिसमें पाठ का पाठन किया जाता है, आदर्श वाचन किया जाता है, वो पाठ मुक्तक कहलाते हैं। और ये मुक्तक के अंतर्गत वह बातें आती हैं जिसको हम गीत की तरह गाए जाते हैं। कविता वगैरह जो होती है जिसे हम, या पद जैसे होते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जंगल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर पर में, जो भी पद गाए जाते हैं वो इस गे के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है अभी यहाँ पे? नहीं है। अब हमारा रह जाता है दृश्य काव्य। तो दृश्य काव्य के भी दो भेद हैं, पहला है नाटक और दूसरा है एकांकी। नाटक नट धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है अभिनय करना, यानी एक मंच होती है जिस पर नाटक को अभिनीत किया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एकांकी, तो यहाँ ये भी जान लो कि एकांकी का भी अभिनय मंच पर ही किया जाता है। भाई दोनों ही मंच पर किए जाते हैं, तो इसमें अंतर क्या होता है? तो अंतर ये होता है कि नाटक में पात्रों की संख्या ज्यादा होती है, एकांकी में कम होती है। इसका क्षेत्र विस्तृत होता है और इसका क्षेत्र संकीर्ण होता है। इसमें सर्गों की संख्या अधिक या 8 होती है, लगभग 8 होती है, और इसमें एक ही सर्ग होने के कारण इसे एकांकी, एक ही सर्ग इसमें रहता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। अब इस पूरे के मामले में क्या आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछेंगे?